Hello students, welcome to the lecture 16 of your subject operating system, and your unit 2 is already running, the process and thread management, which has the module weightage as 15%, and today is the lecture 5th of your unit 2, that is process and thread management unit, right? So we start the lecture 5 of your unit 2. So today I am going to start the third part of your unit 2, that is process and CPU scheduling. So before start this lecture, let's see the syllabus, so you will understand how it is the part third of your unit 2. So let's see the syllabus outlines as per the GTU syllabus. So this is your syllabus एंड यू कैन सी कि यहाँ पर आपको प्रोसेस और थ्रेड्स मैनेजमेंट दो पार्ट यहाँ पर दिख रहे होंगे यूनिट 2 के, राइट? तो आप अब तक जो प्रीवियस लेक्चर से आपने उसमें स्टडी किया है प्रोसेस पूरा कंप्लीट, देन आपका स्टार्ट हुआ था थ्रेड, तो ये पूरा टॉपिक जो था वो उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स थे, तो दे आर ऑल्सो कम्प्लीटेड इन योर प्रीवियस लेक्चर्स, राइट? सो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो यहाँ से आपका थर्ड पार्ट स्टार्ट होगा, यूनी प्रोसेसर शेड्यूलिंग, और इसको हम CPU शेड्यूलिंग और प्रोसेस शेड्यूलिंग भी कहते हैं। तो ये पूरा जो टॉपिक है वो रेस्पेक्ट टू द शेड्यूलिंग है, तो आपको इसमें शेड्यूलिंग क्या होता है, शेड्यूलर्स क्या होते हैं, प्रोसेस और CPU शेड्यूलिंग क्या होती है, ये सब सीखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको जब भी कोई टॉपिक सिलेबस में अगर होता है, उसके सब टॉपिक्स अगर और होते हैं, अगर मेंशन किए हुए, तो उसके आगे कॉलन लगा होता है। तो यूनी प्रोसेसर मतलब आपका CPU, आपका लैपटॉप है तो उसमें भी एक ही प्रोसेसर होता है, तो यूनी प्रोसेसर यानी कि हमारे CPU में होने वाली प्रोसेस के रिगार्डिंग शेड्यूलिंग, ये इस टॉपिक के अंदर आपका कवर होगा। तो यूनी प्रोसेसर शेड्यूलिंग में फर्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग, राइट? इसके आगे भी कॉलन लगा हुआ है, तो इसकी टाइप्स जो होते हैं वो दो होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। तो आप उसको स्टडी करोगे, तो इसका ये फर्स्ट टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग का आप पढ़ोगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, तो यहाँ पर भी कॉलन लग रहा है, तो उसके जो सब टॉपिक्स है यहाँ पर आपको शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम्स के नाम देखने को मिल रहे होंगे, तो जिनको हम सिलेबस में स्टडी करेंगे, FCFS, SJF, RR और प्रायोरिटी एल्गोरिथम्स, राइट? तो ये सारे जो सब टॉपिक्स हैं आपको ड्यूरिंग द लेक्चर सीखने को मिलेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ योर यूनिट 2, दैट इज यूनी प्रोसेसर शेड्यूलिंग और प्रोसेस शेड्यूलिंग और CPU शेड्यूलिंग। These are the all names of this part of unit 2. So let's see the outlines of your today's lecture. What are the topics I am going to explain in this lecture to you? So first topic is multi-programming and degree of multi-programming, which is very important term. अगर आपको ये टर्म अच्छे से समझ में आती है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एज वेल एज जो आप शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम्स मुझसे सीखोगे, तो उसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट इससे क्या है, को रिलेटेड है, राइट? तो लेक्चर 5 है आपके यूनिट 2 का, ये पार्ट 3 का नाम यहाँ पर मेंशन है प्रोसेस शेड्यूलिंग, और एज वेल एज इसका सेकंड नेम क्या होता है, CPU शेड्यूलिंग, राइट? सो लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। आफ्टर दैट यू विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग और CPU शेड्यूलिंग की किसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों ये टॉपिक को बनाया गया था। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपकी फिर से अगेन इम्पॉर्टेंट टर्म्स, क्योंकि आपको ये रिपीटेडली ये नाम सुनने को मिल रहे हैं, तो शेड्यूलिंग क्या है उसकी डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन, फिर शेड्यूलर्स कौन कौन से होते हैं इनको शेड्यूल करने के लिए प्रोसेस को, तो उसका इंट्रोडक्शन की डेफिनेशन, और शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम्स जो आपको 5 नाम्स मिले थे, तो उसके एल्गोरिथम की इस टॉपिक की डेफिनेशन। फिर थर्ड टॉपिक आपका आएगा टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग, तो दो टाइप की होती है, एज आपने सिलेबस के अंदर प्रिंटेड भी देखा था, जो टॉपिक के अंदर मेंशन था, तो 2 टाइप्स की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होती है। तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होती है, नेक्स्ट होती है नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, तो ये शेड्यूलिंग के टाइप्स हैं। फिर GTU में मोस्टली ये आस्क्ड क्वेश्चन है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, राइट? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने इसका टेबुलर फॉर्मेट में आंसर इसके अंदर रखा है। तो लेट्स सी आफ्टर द आउटलाइन, लेट्स वी स्टार्ट द टॉपिक 1 एज मल्टी प्रोग्रामिंग एंड डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, राइट? सो लेट्स सी
व्हाट इज मल्टी प्रोग्रामिंग? सबसे पहले आप समझोगे कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है. आफ्टर दैट लेटर आई विल एक्सप्लेन यू कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है. तो उसमें कंप्लीट टर्म बाद में समझेंगे. फर्स्ट आपको टर्म क्या सीखनी है? मल्टी प्रोग्रामिंग, राइट. तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं जो आप लोग एग्जीक्यूट करोगे. तो कैसे करोगे? मल्टी प्रोग्रामिंग टर्म क्या है? लेट्स सी. The multi-programming concept says that instead of transfer one program, हम एक प्रोग्राम को ट्रांसफ़र करने के बजाय we transfer number of, यानी कि many programs जो हैं, multiple programs जो हैं, together into the memory. अगर आप एक बार में एक ही प्रोग्राम को भेजोगे राइट मेमोरी के अंदर, तो एक ही प्रोग्राम रन और एग्जीक्यूट होगा, तो टाइम क्या होगा? वेस्ट होगा. सीपीयू का यूटिलाइजेशन यानी सीपीयू कम यूज में आएगा, राइट. तो उसकी जगह पे जो टॉपिक बन करके आया था दैट इज मल्टी प्रोग्रामिंग. तो मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्या लेकर के आया था कि आप एक प्रोग्राम को ट्रांसफर करने की बजाय वी ट्रांसफर द मैनी मीन्स मल्टीपल प्रोग्राम्स टूगेदर, एक साथ इनटू द मेमोरी. हम मेमोरी के अंदर एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम क्या करते थे? लोड करते थे, ट्रांसफर करते थे, राइट. द रियल सीपीयू जो हम यूज करते हैं स्विचेस बैक एंड फोर्थ, यानी आगे और पीछे मूव करता है फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस. एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के ऊपर अपना सीपीयू स्विच करता रहता है, राइट. दिस रैपिड स्विचिंग बैक एंड फोर्थ इज कॉल्ड द मल्टी प्रोग्रामिंग. तो आप जो ये प्रोसेस से प्रोसेस के ऊपर स्विचिंग करते हो आगे और पीछे, तो इस रैपिड स्विचिंग को हम, जो फास्ट स्विचिंग हो रही है, इसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग, राइट. द नंबर ऑफ प्रोसेसेस लोडेड साइमल्टेनियसली इन मेमोरी. तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस है तो वो एक साथ लोड होते हैं साइमल्टेनियसली इन द मेमोरी के अंदर, इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. तो बहुत सारे प्रोसेस जो लोड हो रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, राइट. तो क्या बेनिफिट्स थे कि इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया गया इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम? सो लेट्स सी द बेनिफिट्स ऑफ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. अगर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज होगी, यानी बहुत सारे प्रोसेस जो है अगर आपके सीपीयू में इंक्रीज होंगे, रन होंगे, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज, यानी आपका सीपीयू इंक्रीज होगा. सो उससे क्या होगा? सिस्टम की परफॉर्मेंस ऑल्सो इंक्रीज, और हमारे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. बहुत सारे टास्क आप साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहे हो तो सीपीयू ज़्यादा यूज होगा तो सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी. तो सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए जो कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया था दैट इज मल्टी प्रोग्रामिंग, एंड लेटर उसके बाद जो टॉपिक आया दैट इज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ताकि आपका सीपीयू का यूटिलाइजेशन क्या हो? इंक्रीज हो. अगर सीपीयू का यूटिलाइजेशन यानी कि यूज अच्छे से होगा, इंक्रीज होगा, तो सिस्टम की परफॉर्मेंस भी क्या होगी? इंक्रीज होगी. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द बोथ कॉन्सेप्ट एज मल्टी प्रोग्रामिंग एंड द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. अगर आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आप जो आपकी यूनिट है 5th मेमोरी मैनेजमेंट वो भी अच्छे से समझ पाओगे, एज वेल एज जो मैं आपको शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम्स सिखाऊंगी या आगे जो भी नेक्स्ट टर्म्स एक्सप्लेन करूंगी, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट से ही समझ में आएगी. इसलिए मैंने ये टॉपिक को इसमें अलग से ऐड करके मेंशन करके यहाँ पर समझाया है, ताकि जब जब मैं ये टॉपिक और टर्म को मैं यूज करूँ तो आपको उसका मीनिंग अच्छे से पता हो. सो लेट्स सी द एडवांटेजेस. सीपीयू विल नेवर सिट आइडियल. आइडियल सिचुएशन क्या होती है? फ्री सिचुएशन, कि सीपीयू आपका कभी भी फ्री नहीं रहेगा. और CPU utilization increase at a time, otherwise it will may go for the input output operations like printer, scanner etc. कि CPU क्या होता है कि जैसे प्रिंटर के टास्क के लिए चला गया, क्योंकि हमारा इनपुट आउटपुट के ऑपरेशंस को, रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने का टास्क भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, राइट. तो अगर CPU आपका प्रिंटर के लिए चला जाता है, स्कैनर के लिए जाता है टास्क के लिए, तो उसी टाइम पे दूसरे जो प्रोसेस हो वो भी आपके रन रहे, राइट. साइमल्टेनियसली आपके बहुत सारे प्रोसेस और चलते रहे, तो उस सिचुएशंस के अंदर आपका सीपीयू जो है वो आइडियल सिचुएशन में ना रहे, फ्री सिचुएशन में ना रहे. इसीलिए ये हमने टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया इन द ऑपरेटिंग सिस्टम. दैट टाइम सीपीयू विल सिट आइडियल. अगर से स्कैनर के लिए जाता है, प्रिंटर के लिए जाता है, तो सीपीयू उस टास्क को जब तक कंप्लीट नहीं करेगा तब तक क्या होगा?
फ्री सिचुएशन में बैठा रहेगा, राइट। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर अपना CPU फ्री ना रहे, इसीलिए हमने कौन सा टॉपिक इंट्रोड्यूस किया, मल्टी प्रोग्रामिंग। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द बोथ द टर्म्स एंड द एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ बोथ द terms which are included in operating system. Okay, so let's see the topic 1, process scheduling and CPU scheduling. as आपके पार्ट 3 का नाम क्या है यूनिट 2 के, प्रोसेस शेड्यूलिंग एंड CPU शेड्यूलिंग। तो ये टॉपिक क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप उसको अच्छे से भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इन ए यूनी प्रोसेसर सिस्टम, यूनी मीन्स एक सिंगल प्रोसेसर, राइट। तो अभी हम जो यूज़ करते हैं लैपटॉप, उसमें यूनी प्रोसेसर ही होता है, वो आपका मोबाइल है वो भी यूनी प्रोसेसर सिस्टम है। ओनली वन प्रोसेस रन एट ए टाइम, तो यूनी प्रोसेसर सिस्टम में एक ही प्रोसेस रन होता था एट ए टाइम, राइट। ये पास्ट चीज़ जो है वो पहले समझा रही हूँ कॉन्सेप्ट की, पहले ये चीज़ होती थी, फिर आपका ये टॉपिक जो है वो प्रोसेस शेड्यूलिंग और CPU शेड्यूलिंग इंट्रोड्यूस होकर के आया। एनी अदर प्रोसेस मस्ट वेट अंटिल द CPU इज फ्री, कि एक प्रोसेस रन होता था एट ए टाइम, तो कोई अदर प्रोसेस जो होते थे उनको वेट करना पड़ता था अंटिल द CPU इज फ्री, जब तक कि आपका CPU फ्री नहीं हो जाता उस एक प्रोसेस को कंप्लीट करके। एज वी नो दैट वी कैन परफॉर्म मैनी प्रोग्राम्स एट ए टाइम ऑन द कंप्यूटर, हम जानते हैं कि हम बहुत सारे टास्क परफॉर्म करते हैं, प्रोग्राम्स परफॉर्म करते हैं एट ए टाइम ऑन द कंप्यूटर, बट देयर इज ए सिंगल CPU, और आपका CPU यानी प्रोसेसर क्या होता है, सिंगल। सो फॉर रनिंग ऑल द प्रोग्राम्स कॉन्करेंटली और साइमल्टेनियसली देन वी यूज द शेड्यूलिंग। तो सारे प्रोग्राम्स को कनकरेंटली और साइमल्टेनियसली यूज करने के लिए कौन सा टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज शेड्यूलिंग। तो द एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग विच प्रोसेस इन द रेडी स्टेट, कि कौन सा प्रोसेस रेडी स्टेट में है शेड्यूल करने के लिए, टास्क परफॉर्म करने के लिए, और शुड बी मूव्ड टू द रनिंग स्टेट इज नोन एज प्रोसेस शेड्यूलिंग और CPU शेड्यूलिंग। तो अब बहुत सारे प्रोसेसेस जो है वो रेडी स्टेट में हैं और कौन से रनिंग स्टेट में है, तो उसको डिसाइड करने के लिए कि कौन से प्रोसेस को CPU के पास भेजना है, तो इसके लिए जो टॉपिक बना दैट इज आपका प्रोसेस शेड्यूलिंग और CPU शेड्यूलिंग, राइट। तो पहले ये सिचुएशन थी कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि एट ए टाइम एक ही आपका प्रोसेस रन होता था और CPU आपका फ्री रहता था। अब कंप्यूटर बहुत सारे प्रोग्राम परफॉर्म करता है साइमल्टेनियसली, राइट। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स को कनकरेंटली परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया कॉन्सेप्ट शेड्यूलिंग। अब कौन से प्रोसेस को भेजना है, कि कौन सा रेडी स्टेट में है, कौन सा रनिंग स्टेट में है, तो उसके लिए जो आया डिटरमाइन करने के लिए कॉन्सेप्ट दैट इज योर प्रोसेस शेड्यूलिंग और CPU शेड्यूलिंग। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द बोथ द टर्म्स। और आपका जो थर्ड टॉपिक है यूनिट 2 का प्रोसेस शेड्यूलिंग और CPU शेड्यूलिंग, राइट। सो लेट्स सी द टॉपिक 2, शेड्यूलिंग, शेड्यूलर, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये सारे नेम्स एक्चुअली आपके इस टॉपिक के अंदर यूज़ हो रहे हैं, एज वेल एज ये GTU आस्क्ड क्वेश्चन भी है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, व्हाट इज शेड्यूलिंग, शेड्यूलर एंड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो इसलिए मैंने स्पेशली यहाँ पर मेंशन किया है ताकि आप वाइवा में एज वेल एज आप जो अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में क्वेश्चन आया हुआ है अगर आस्क हो तो आप उसका आंसर पूरा प्रॉपरली अच्छे से लिख सको। शेड्यूलिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए चॉइस ऑफ विच प्रोसेस टू रन नेक्स्ट, कि चॉइस बनाते कि किसको रन करना है नेक्स्ट, तो उस चीज को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, शेड्यूलिंग। वेन एवर मोर देन वन प्रोसेसेस आर साइमल्टेनियसली इन द रेडी स्टेट, क्योंकि रेडी स्टेट में भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, कौन से प्रोसेस को रन करना है नेक्स्ट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज शेड्यूलिंग, सो इट इज़ ए कॉन्सेप्ट प्रोसेस टू रन नेक्स्ट, की चॉइस प्रोवाइड करता है बिकॉज वी हैव साइमल्टेनियसली नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन द रेडी स्टेट। तो हुज इज द नेक्स्ट टर्न, और वी कैन से द प्रोसेस टू रन नेक्स्ट which is decided by the scheduling. Okay, so next term is your scheduler. It is an OS module, ये एक पार्ट होता है OS का, is a part of OS which actually makes a choice of which process to run next whenever more than one processes are simultaneously in the ready state. तो आपको ये definition learn करने में क्यों easy रहेगा,
आप देखोगे गौर से तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक्चुअली देखो सब चीज़ क्या कर रहे हैं कि रेडी स्टेट से हमको किसको भेजना है, तो वो टास्क ही आपको शेड्यूलिंग भी करके देता है, शेड्यूलर भी करके देता है और शेड्यूलिंग की एल्गोरिथम्स भी करके देती है। लेकिन केवल उनका जो थोड़ा सा डिफरेंस है डेफिनेशन के अंदर, तो देखो आपको यहाँ से मिलेगा सेम डेफिनेशन। देखो, विच प्रोसेस टू रन नेक्स्ट वेन एवर मोर देन वन प्रोसेसेस आर साइमल्टेनियसली इन द रेडी स्टेट। तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जो लिखी हुई है that is also continue same in this definition and also continue in this same in this definition। तो आपको खाली जो स्टार्टिंग का सेक्शन है वो आपका चेंज होगा डेफिनेशन को लिखते वक्त, so you can write easily the answer in the GTU। इट इज़ एन OS मॉड्यूल और पार्ट ऑफ OS होता है जो चॉइसेस बनाने में हेल्प करता है, तो यहाँ से आपको सेम कॉन्सेप्ट मिलेगा ऑलमोस्ट। फिर देन नेक्स्ट टर्म इज शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इट इज़ एन एल्गोरिथम विच प्रोसेस टू रन नेक्स्ट वेन एवर मोर देन वन प्रोसेसेस आर साइमल्टेनियसली इन द रेडी स्टेट। की एक एल्गोरिथम होती है जो ये बताती है। तो एल्गोरिथम के टाइप्स आपने देखे थे, तो उसमें से कौन सी एल्गोरिथम को यूज़ करना है वो कौन बताएगा आपको, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो आपका टॉपिक 2 जो था उसमें आता है शेड्यूलिंग, शेड्यूलर और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो ये तीनों टॉपिक्स की डेफिनेशन यहाँ पे 3 मार्क्स के क्वेश्चन में या 4 मार्क्स के क्वेश्चन में GTU में जो आपका फॉर्मेट है 3, 4, 7 का उसमें आस्क होती है, तो आपको ये मेंशन करके आना है, राइट। लेट्स सी द टाइप 3, टॉपिक 3 विच इज़ ऑल्सो मैंशन इन योर सिलेबस। एज मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपके सिलेबस के जो टॉपिक है GTU में मेंशन है, तो उसमें आप देखिए, लेट्स सी यहाँ पे दिख रहा है। तो यूनिप्रोसेसर शेड्यूलिंग की टर्म्स आपने मुझसे सीख ली। अब आता है टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग, तो यहाँ पे कॉलन है, उसके बाद मेंशन है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो लेट्स सी दिस टॉपिक एज प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। टॉपिक 3 टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग, राइट। 2 टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग्स होती है, आपकी शेड्यूलिंग्स होती है 2 टाइप्स की, एक होती है प्रिमिटिव और एक होती है नॉन प्रिमिटिव। तो जब मैं आपको एल्गोरिथम पढ़ाऊंगी टाइप्स के अंदर, तो उसमें भी 2 कॉन्सेप्ट मिलेंगे, एक प्रिमिटिव वे में और एक नॉन प्रिमिटिव वे में। तो लेट्स सी कि प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या होती है। प्रिमिटिव का अगर आप शॉर्ट में मीनिंग देखो, द एबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू प्रिम्प्ट, दैट इज स्टॉप और पोज, यानी कि आपका जो टास्क चल रहा है उसको आप बीच में ही छोड़ सकते हो, लीव कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, पोज कर सकते हो, राइट। तो उसको बोलते हैं प्रिम्प्ट। प्रिम्प्ट का मीनिंग होता है स्टॉप और पोज, या फिर यू कैन से मे लीव, बीच में ही छोड़ सकते हैं। एक करंटली शेड्यूल्ड टास्क इन फेवर्स ऑफ ए हायर प्रायोरिटी टास्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोसेस CPU में काम कर रहा है, राइट। अब उसी टाइम पे क्या होता है कि एक हाई प्रायोरिटी टास्क जो है हमारा आ जाता है। तो जो अभी करंटली चल रहा है शेड्यूल्ड टास्क, जो यहाँ पे लिखा है करंटली शेड्यूल्ड टास्क, वो बीच में से क्या हो जाएगा, प्रिम्प्ट, यानी कि स्टॉप हो जाएगा। किसके फेवर्स में, टू फेवर्स इन ए हायर प्रायोरिटी टास्क, की पहले वो पूरा अच्छे से प्रॉपरली डन हो जाए। तो ये जो शेड्यूलिंग होती है वो कौन सी होती है, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। ओके, द नेक्स्ट इज नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। Non-primitive scheduling is a CPU scheduling technique. The process takes the resource, means CPU time, and holds it till the process gets terminated. जब तक कि आपका प्रोसेस टास्क नहीं कर लेता, कंप्लीट या टर्मिनेट नहीं हो जाता, या फिर वेटिंग स्टेट में नहीं चला जाता। तो नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता है कांट लीव इन द मिडल ऑफ द एग्जीक्यूशन, वो बीच में नहीं छोड़ सकता है। जब तक कि अगर कोई हाई प्रायोरिटी आ जाए तो भी क्या होगा, वो बीच में अपने टास्क को नहीं छोड़ेगा। दैट इज नोन एज नॉन प्रिमिटिव। नो प्रोसेस इज इंटरप्टेड अंटिल इट इज कंप्लीटेड। कोई और प्रोसेस उसके टास्क में इंटरप्ट भी नहीं कर सकता है जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाता। एंड आफ्टर दैट प्रोसेसर स्विचेस टू द अनदर प्रोसेस। जब तक एक प्रोसेस का कंप्लीशन नहीं हो जाता, ना कोई और अदर प्रोसेस उसके अंदर इंटरप्ट कर सकता है, ना इंटरफेयर कर सकता है। जब वो कंप्लीट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, तभी अनदर प्रोसेस जो है वो स्विच होकर के आएगा। तो प्रिम्प्ट का अगर आप याद रखो शॉर्ट में, कैन लीव, राइट, और नॉन प्रिम्प्ट कैन नॉट लीव। तो आप इन दोनों के अगर टर्म्स को अच्छे से लर्न रखोगे तो आपको इसकी जो एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस है वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे।
सो लेट्स सी, जैसा मैंने आपको बोला था ड्यूरिंग द आउटलाइन एक्सप्लेनेशन कि उनके बीच का डिफरेंस जीटीयू में आता है, तो डिफरेंस के आंसर को मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट में लिखा है। तो लेट्स सी द आंसर, डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। हियर इज द टेबल, आप टेबल दिख रहे हो, यहाँ पे बेसिक्स ऑफ कंपैरिजन कि किस बेसिस पे उनका कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पर लिखा है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, यहाँ पर लिखा है नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। तो मैंने इनका जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर भी लिखा है और अच्छे से समझने के लिए। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, प्रोसेस इज फोर्सफुली रिमूव्ड फ्रॉम द सीपीयू एंड कैन लीव, कि फोर्सफुली उसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि हाई प्रायोरिटी टास्क बीच में आ जाता है। Processes are not removed or cannot leave until they complete the execution. तो नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, राइट। तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का आपका मीनिंग का डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेट्स सी द फर्स्ट डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस। द रिसोर्सेस आर अलोकेटेड टू ए प्रोसेस फॉर ए लिमिटेड टाइम, थोड़े से टाइम के लिए रिसोर्सेस अलोकेट होते हैं प्रोसेस को। Once resources are allocated to a process, the process hold it till it completes its burst time और switches to the waiting state। तो ये burst time की डेफिनेशन जो है वो आपको फिर से एल्गोरिथम के क्वेश्चन में समझ में आएगी। तो इसका मीनिंग ये है कि एक बार जो रिसोर्सेस अलोकेट हो गए प्रोसेस को, वो सबको तब तक होल्ड करके रखेगा जब तक कि वो प्रोसेस अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर देता। और इसमें रिसोर्सेस क्या है, जैसे हाई प्रायोरिटी टास्क आएगा वो बीच में ही लिमिटेड टाइम के लिए रहेंगे, वो बीच में लीव कर देंगे, ओके, क्योंकि वो किसको अलोकेट हो जाएंगे, हाई प्रायोरिटी टास्क को, ओके। तो ये इसके बीच का डिफरेंस फर्स्ट। सेकंड, इंटरप्ट, प्रोसेस कैन बी इंटरप्टेड इन बिटवीन, बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं। प्रोसेस कैन नॉट बी इंटरप्टेड टिल इट टर्मिनेट्स और स्विचेस टू द वेटिंग स्टेट। थर्ड वन इज स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है हंग्रीनेस, हंग्री मीन्स भूखा, राइट। तो इफ ए हायर प्रायोरिटी प्रोसेस फ्रिक्वेंटली अराइव्स, कि एक हायर प्रायोरिटी प्रोसेस बीच बीच में फ्रिक्वेंटली अराइव होता है इन द रेडी क्यू के अंदर, तो लो प्रायोरिटी प्रोसेस में स्टार्व हंग्री, तो उसको होल्ड करना पड़ेगा, स्टार्व करना पड़ेगा, मतलब वो वेट करेगा उस चीज़ के लिए कि मेरा टास्क कब होगा। तो उसमें इस चीज़ की क्या होती है, स्टारवेशन होती है, भूख होती है, हंग्रीनेस होती है कि व्हेन माय टाइम विल कम बैक अगेन, राइट। तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ स्टारवेशन। ये एक एक्चुअली टेक्निकल टर्म है विद रेस्पेक्ट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। जब ये डिज़ाइन हुआ था तो डेवलपर्स ने इस टर्म को नाम दिया था स्टारवेशन की प्रॉब्लम। तो इसमें स्टारवेशन की प्रॉब्लम होती है। इन शॉर्ट आप लिख सकते हो कि प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के अंदर कौन सी प्रॉब्लम अकर होती है, स्टारवेशन की, और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के अंदर स्टारवेशन की प्रॉब्लम अकर नहीं होती है। बट आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा है। If a process with long burst time is running CPU, then another process with less CPU burst time may starve। तो इसके अंदर लॉन्ग बर्स्ट टाइम अगर रनिंग है तो इसके अंदर स्टारवेशन होता है, बट एज कम्पेयर टू इससे क्या होता है, लेस होता है, ओके। तो लेट्स सी द अनदर डिफरेंस। फोर्थ इज ओवरहेड। इसमें ओवरहेड की प्रॉब्लम होती है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के अंदर। तो क्या होता है ओवरहेड, उसका मीनिंग यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन किया है ताकि आप जब इस टर्म को पढ़ो तो आपको उसका मीनिंग अच्छे से समझ में आए टेक्निकल टर्म में क्या होता है। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग हैज़ ओवरहेड्स ऑफ शेड्यूलिंग द प्रोसेस। तो शेड्यूलिंग ओवरहेड मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स शेड्यूलिंग एल्गोरिथम रन्स टू डिटरमाइन विच प्रोसेस टू रन। बार बार चेक करना पड़ता है कि कौन से प्रोसेस को रन करना पड़ रहा है, तो उसके लिए उसको बोलते हैं ओवरहेड, ओवरहेडिंग की प्रॉब्लम शेड्यूलिंग की। इट इज़ एन ओवरहेड इन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज वी हैव प्रोसेसेस टू रन बट देन ऑल्सो वी नीड टू डिटरमाइन विच प्रोसेस टू रन। कि आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेस तो है लेकिन आपको बार बार जाके डिटरमाइन करना पड़ रहा है कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसकी कम है, किसको हमको रन करना है, राइट। तो इसको बोलते हैं ओवरहेडिंग की प्रॉब्लम, दैट इज ओवरहेड। नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग डज नॉट हैव ओवरहेड्स। नॉन प्रिमिटिव जो होती है उसके अंदर ओवरहेड के इश्यू नहीं होते हैं। फिफ्थ डिफरेंस पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग इज फ्लेक्सिबल, राइट, क्योंकि आपको दिख रहा होगा वो इजीली हायर प्रायोरिटी टास्क के लिए क्या हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी से अपना लोअर वाला जो है वो टास्क छोड़ देता है इन रेस्पेक्ट टू द फेवर टू हायर प्रायोरिटी टास्क।
नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग इज रिजिड, बहुत ही रिजिड होती है, मीन्स उसका जब तक कि टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो अपने रिसोर्सेज को नहीं छोड़ती है, ठीक है। तो रिजिड मीन्स स्टबन, जिद होती है उसमें, वो इस चीज को कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। सिक्स्थ डिफरेंस पॉइंट इज कोस्ट। प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग इज कोस्ट एसोसिएटेड, क्योंकि इसमें लोअर हायर सब चीज का ध्यान रखा जा रहा है, तो ये कोस्ट एसोसिएटेड होती है। नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग इज नॉट कॉस्ट एसोसिएटिव, इसमें कोस्ट नहीं, क्योंकि जो प्रोसेस है वो अपना टास्क कंप्लीट करके ही जाएगा, चाहे कोई सा भी प्रायोरिटी का टास्क आ जाए, राइट। तो ये कोस्ट एसोसिएटेड होती है एंड दिस इज नॉट कोस्ट एसोसिएटिव। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द बेसिक टर्म्स, डेफिनेशंस, राइट। सो लेट्स गो थ्रू द 2 days लेक्चर जो आपको अभी मैंने आज एक्सप्लेन किया। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके लिए आपको यहाँ से मैं गाइडलाइन दे दूंगी अभी। टुडे इन लेक्चर यू लर्न, क्या क्या आपने लर्न किया। पहले फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा मल्टी प्रोग्रामिंग एंड डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, जो कि इंपॉर्टेंट टर्म्स है। लेटर आई एक्सप्लेन यू कि सीपीयू शेड्यूलिंग और प्रोसेस शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट क्या था, क्यों इनको लेकर के आए थे। टॉपिक नेक्स्ट यू लर्न शेड्यूलिंग की डेफिनेशन, शेड्यूलर, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो दीज आर ऑल थ्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स as asked in GTU in this such a way in this question also. Then next important topic, types of scheduling. I explained you the both the meaning of primitive scheduling and non-primitive scheduling. तो प्रिम्प्टिव एंड नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग की डेफिनेशंस। आफ्टर दैट, क्योंकि जीटीयू में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग एंड नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, राइट। तो इसके डिफरेंस की टेबल का आंसर टेबुलर फॉर्मेट में, राइट। तो ये सारे जो आंसर और टॉपिक्स आपने हैं आज मुझसे उससे गो थ्रू किया। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स वेरी वेल। तो नेक्स्ट जब आपका आएगा लेक्चर तो उसमें लेटर आई विल एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स, दैट इज लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड काइंड ऑफ शेड्यूलर्स, राइट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।